अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। आप बताएं सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर क्या समझते हैं, हम तो बड़े शौर हो गए थे, हमने तो हलकों की तैयारियां कर ली, मैंने और हरमीत ने चूज़ कर लिया कि वो कौन से हलकों में जाएगा, मैं कौन से हलके में जाऊंगी। हमारी तैयारियां बड़ी भरपूर है, ना सिर्फ हमारी बल्कि पाकिस्तान की छोटी बड़ी तमाम सियासी जमातें भी तैयार हो गई थी। अब ये करारदाद कहाँ से आ गई है, आप क्या समझते हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, ये इंतखाब जो है एक इबामी कैफियत के अंदर हो रहा है और बिल्कुल। अनसर्टेनिटी शुरू से ही मौजूद है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। अगर चीफ जस्टिस ने तो कहा था कि ये इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर है, बिल्कुल। लगता है कि कुछ कुव्वतें हैं सियासी या गैर सियासी जो 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं चाहती हैं। ये जो सेनेट में करारदाद पास हुई है, इसके पीछे भी इसका एक सियासी पस मंजर है कि बहुत सी सियासी जमातों को इंतखाब सूट नहीं करता। जैसे कल आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने सेनेट की करारदाद की हिमायत की है और उसको कह रहे हैं कि जनाब इंतखाबात जो है केपीके और बलूचिस्तान के हालात के पेश नजर कैंसिल कर दिए जाएं, मुलतवी कर दिए जाएं। इसी तरीके से इनडायरेक्टली पीएमएलएन को भी लगता है ऐसा है कि जैसे इस वक्त इंतखाबात उनके हक में नहीं है, जो सर्वे आ रहे हैं, जो नताइज आ रहे हैं के हक में नहीं है। अगरचे वो डायरेक्टली तो इंतखाबात को मुलतवी करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली वो फजलुर रहमान के एजेंडे के साथ खड़े नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से पाकिस्तान के कारोबारी तबका, पाकिस्तान के सनअतकार कराम का एक वफद जो है वो आज से मिलकर कह चुका है कि मईशत को दुरुस्त करे और फिर इंतखाबात को ठीक करे। अब जो इस वक्त सूरत हाल है एक अनसर्टेनिटी है और गेंद बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है और चीफ जस्टिस की कोर्ट में है कि वो ऐसी कुव्वतों को क्या जवाब देते हैं तो इंतखाबात को पोस्टपोन करना चाहते हैं। साहब ये जवाब तो उनकी जानिब से दिया नहीं गया। सलमान साहब, अगर हम देखें एक तरफ तो इस्लामाबाद में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कल रात से, जो एक तरफ तो एक इस्तीफा आ गया, लेकिन एक बड़े इस्तीफे के हवाले से भी खबरें जो इलेक्शन कमीशन के अंदर ही है, कहा जा रहा है कि रखा गया है, आप तैयार है। ये मामला आप कैसे देखते हैं अगर ये चीज़ें इस किस्म की खबरें आती हैं? और मौलाना फजल रहमान साहब जब इमरान खान की हुकूमत थी तब ये सड़कों पर होते थे और कहा करते थे कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। अब जब मामला ग्राउंड पे जो चीजें सामने नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अपना हल्का छोड़ के वो पशीर की तरफ ही चले गए, लेकिन क्या कुछ सेफ जोन नहीं मिला? और अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर फिर कितने सवालात सर उठेंगे, जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ेगी सर? देखिए, इस पूरे खेल में सुप्रीम इलेक्शन कमीशन का किरदार भी काफी मुतनाजा रहा है। दफा इलेक्शन को पोस्टपोन करने की बातें हुई हैं, इलेक्शन में डिलेइंग हुई है, उसमें एक किरदार खुद इलेक्शन कमीशन भी है। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा तो आ गया है, लेकिन इस्लामाबाद के हल्के कहते हैं कि किसी वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी आ सकता है। और बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का रिजाइन हुआ है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनके कुछ मामलात खराब थे और काफी अनबन थी, जिसके नतीजे में ये इस्तीफा सामने आया है। अच्छा, अगर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दे देते हैं तो फिर इसका मतलब है एक और नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए जो चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इस्तेमाल करना चाहेंगे कि वो इस्तीफा देकर हालात को और ज्यादा बंद गली में लेके जाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंतखाबात अगरचे हमें पूरी उम्मीद है कि 8 फरवरी को होंगे, क्योंकि उसकी गारंटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद एक इबामी कैफियत है। और आप देखिए ना, आपको कहीं भी इलेक्शन कैंपेन नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। के जल्द से ना कोई सियासी जमातों की कैंपेन, ना कोई उम्मीदवारों की कैंपेन, ना कोई मीडिया में इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी। तो एक जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी फिजा है जिसमें लोगों को डाउट है। सलमान साहब ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। हमने ओवरऑल वो गहमा गहमी जो हमेशा इंतखाबात को लेकर होनी चाहिए और फिर इतनी देर से हो रहे हैं, वो तो हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर फिजिबल टाइम की हम बात करें, सूटेबल टाइम की बात करें, अगर तमाम तर सियासी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम लोग कहते हैं कि अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या टाइम हो सकता है? आप बहुत सारे MP MNA से इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट के चेयरमैन से मुलाकात हो जाती है, क्या समझते हैं कि मुल्क में क्या टाइम होना चाहिए इंतखाबात का? इस वक्त माशी सूरत हाल तो हमारी बहुत ही खराब है, तो कब कौन सा टाइम होगा इंतखाबात का? देखिए, फजलुर रहमान को तो वो टाइम सूट करता है जब इमरान खान हर सूरत में इंतखाब हारे। अगर वो इंतखाब जीत रहे हैं तो उनको कोई भी टाइम सूट नहीं करेगा। तो आपको लगता है इंतखाबात में अगर इमरान खान नहीं भी होते तो वो जीत जाएंगे? फिर देखिए ना, केपीके के अंदर तो इस वक्त पीटीआई की पोजीशन सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती है ना बाकी सूबों के मुकाबले में। और इसी तरीके से पंजाब में भी नवाज शरीफ साहब का असल मुकाबला तो इमरान खान से है। तो अभी ये जो कहा जा रहा था कि पहले इमरान खान का बंदोबस्त होगा,
फिर इंतखाबात होंगे तो वो बंदोबस्त तो नहीं हो पा रहा अभी तक। और लगता है ऐसे जो सर्वे के नतीजे आते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी मेंटेन है। इसी वजह से मुझे लगता है कि फजलुर रहमान साहब या बाकी लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है इलेक्शन को अपने वक्त पर नहीं देखना चाहते। अच्छा सलमान साहब, एक और चीज़ आप ये बताएगा कि सारी चीज़ें जो हैं क्या पीटीआई के फेवर में जा सकती हैं, इस लिहाज से कि पीटीआई बार बार, तो अगर बैरिस्टर गौहर की बात कीजिए जो कि इस पर करंटली चेयरमैन है, वो ये कहते रहे हैं कि नहीं हम इंतखाबात के हक में हैं, होने चाहिए होने चाहिए होने चाहिए। अगर इंतखाबात होते हैं या नहीं होते हैं तो ये पीटीआई के फेवर में किस तरह से जा सकता है? देखिए, पीटीआई के लिए तो अभी हालात इतने अच्छे नहीं है, और जिस तरह उनको तो अभी ये भी मालूम नहीं है कि उनको इंतखाबी निशान बल्ला मिलना भी है नहीं मिलना। उनके बेशुमार उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट भी हो चुके हैं, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो उनका टकराव है उस नतीजे में उनको शायद कोई बड़ा सियासी फायदा ना मिल सके। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई ने कोई बहुत बड़ा धमाका कर देना है इंतखाबात के नतीजे में, लेकिन एक चीज तो नजर आ रही है ना कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी मौजूद है, और उस पॉपुलैरिटी कैसे वो वोट बैंक में ट्रांसलेट करेंगे, कितने परसेंटेज वोट बाहर निकलता है, नौजवानों की कितनी बड़ी तादाद अगर ये 60% से ज्यादा बाहर निकलती है तो यकीन उसको बड़ा फायदा इमरान खान को और उनके हामियों को होगा। लेकिन अगर टर्न आउट सलमान साहब, अगर हम देखें एक तरफ तो ये सूरत हाल है, अगर हम इमरान खान के हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने जो आ रही हैं कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। लेकिन अगर नून लीग के हवाले से बात की जाए सर, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ अंदर पाया जा रहा है। इस वक्त टिकटों की जो तकसीम हुई उस पर हम देख रहे हैं कि बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं वो बड़े खुलकर सामने बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब के आने के बाद यही कहा जा रहा था कि पार्टी काफ़ी मकबूल होगी, लोग निकलेंगे, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि पहली बार हमें टिकट वापस करते हुए नून लीग के लोग नजर आ रहे हैं। ये कितना आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है इस वक्त नून लीग के लिए, फायदा ना हुआ नवाज शरीफ के आने के बाद? ये जो ख्याल था कि नवाज शरीफ के आने के बाद नवाज शरीफ कोई बड़ा इंकलाब लेके आएंगे, उनकी पॉपुलैरिटी इमरान खान से बहुत बढ़ जाएगी, वो साबित नहीं हो सका, इसीलिए वो ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए हैं। अलबत्ता उनके ऊपर प्रेशर बहुत है टिकटों का, ये आपने दुरुस्त कहा है। और आप ये देखिए ना, आईपीपी यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट करनी है, मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट करनी है, एमक्यूएम से सीट एडजस्टमेंट करनी है, मौलाना फजलुर रहमान से सीट एडजस्टमेंट करनी है, जेयू वो बाप पार्टी से एडजस्टमेंट करनी है। उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। अच्छा, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें बिला वजह हर एक से सीट एडजस्टमेंट करने की जरूरत क्या है जब हमारी पार्टी खुद मौजूद है। लेकिन लगता यह है कि पसे पर्दा कुव्वतें हैं जो उनको कहती हैं कि जनाब आपने इन लोगों से भी एडजस्टमेंट करनी है, इनको भी मैनेज करना है। जैसे दे देता हूँ लाहौर के इंतखाब के बारे में, लाहौर में वो अलीम खान को एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, ओम चौधरी को एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें मुस्लिम लीग के अंदर काफी इख्तलाफात हैं। तो टिकटों की तकसीम के ऊपर इस वक्त मुस्लिम लीग काफी। सलमान साहब, मुशाहिद साहब भी यही फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ये चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब छोड़ दें, प्रेसिडेंट बन जाएं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं। वैसे देखिए, अभी तो ये पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बनेंगे या नवाज शरीफ बनेंगे। नवाज शरीफ की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन नवाज शरीफ की इससे भी बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो हर सूरत में अपनी बेटी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। कामयाब हो जाए तो शायद वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्बानी भी दे दे। चलिए सर, वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवारों की बात हो रही है तो जरा कमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी पे भी कर दे सर, वो तो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं ना, दूसरी शेरवाली ना सी चले ये तो पहने ना, तो आप उनकी तैयारी कैसे देखते हैं? या आसिफ अली जरदारी जो है वो कितना आपको लगता है कि बैकअप प्लान बनाकर बैठे हुए हैं? देखिए, डिपेंड करता है, अगर पंजाब में उनको कोई सीटें मिलेंगी तो वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ जाएंगे ना। मुझे नहीं लगता कि पंजाब में उनका कोई मुकाबला है। पंजाब में असल कांटे का मुकाबला जो है वो पीटीआई वर्सेस पीएमएल-एन ही है। अलबत्ता बिलावल साहब की कोशिश है कि 10-12 सीटें वो पंजाब से निकालें, 5-7 सीटें वो कराची से निकाल लें, बलूचिस्तान से और केपीके से निकालें, ताकि 20-25 सीटें ये हो जाएं और सिंध की सीटें मिलाकर वो अपने आप को वजीर आजम के तौर पर पेश कर सकें। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिन लोगों ने वजीर आजम बनाना है उनको उनके साथ पहले वो मामला तय करेंगे। सलमान साहब, किसने वजीर आजम बनाना है, किसने वजीर आजम बनाना है? आम आवाम ने बनाना है। अब ऐसी बातें तो हम नहीं। अच्छा चले सर, ये मुझे बताएं आप कि आप इस वक्त अगर हम पंजाब की सूरत हाल देखें तो बड़ी मजबूत साख थी, इसमें कोई दो राय नहीं है नून लीग की, लेकिन अभी हमें वो भी थोड़ा डिसबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं, क्या चांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेरे जमाए हुए हैं, लफ्जी गोलाबारी हो रही है, होमवर्क करने की कोशिश तो कर रहे हैं वो पंजाब में, तो क्या आप देखते हैं फिलहाल इस कंडीशन? ज्यादा से ज्यादा पंजाब में 10 सीटों का मार्जिन होगा उनका, कि अगर वो 10 सीटें निकालने में कामयाब हो जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी उनकी पंजाब में। लेकिन अब देखते हैं कि वो 10 सीटें भी निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। पीपल्स पार्टी की इस वक्त पंजाब में वो पोजीशन नहीं है
जो मुस्लिम लीग नून की और पीटीआई की पोजीशन है। अच्छा, नून लीग की फिर कराची में पोजीशन क्या है, उस पर बता दें कि नून लीग का जो होमवर्क होना चाहिए था कराची में वो है कि नहीं है। आते साथ ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे प्लान किए, कराची गए, विजिट किया, तो अगर यहाँ पर कोई 10 का मार्जिन है सीट्स का, तो फिर कराची में नून लीग का क्या हो सकता है, आप क्या बन सकता है? देखिए ना, नून लीग की कोशिश होगी कि वो कराची से कुछ निशिस्तें ले जाए, लेकिन कराची में मुस्लिम लीग नून कभी माजी में जीती नहीं है। नहीं जीती। एक आध सीट पे उन्होंने पिछले इलेक्शन में वहां पे जीता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कराची में कोई बड़ी पोजीशन है। एमक्यूएम से उनकी एडजस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एमक्यूएम को फिर वो पंजाब में क्या देंगे, कुछ भी नहीं दे सकेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कराची के अंदर पीपल्स पार्टी है, कराची में एमक्यूएम है और कराची में पीटीआई है। इन्हीं तीनों पार्टियों के दरमियान सलमान साहब अगर बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, अब्दुल रहमान खेतरान जिसने अपने निजी जेल बनाई, एक मासूम बच्ची का वो रेप, उस पर इस किस्म के इल्जाम भी थे और फिर उन्होंने जेल में बहुत सारे लोगों को रिहाई भी मिली, उसको टिकट देने के बाद वहां पे हम देख रहे हैं कि बाकायदा एहतजाज भी हो रहे हैं और मरी जो से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो उन्होंने भी बाइकआउट का ऐलान किया नून लीग को वोट देने का के हवाले से। एक तरफ तो हमने देखा कि बलूचिस्तान से अच्छी खबरें थी, लेकिन अचानक इस किस्म की खबरें आना शुरू हो गई हैं। देखिए, बलूचिस्तान में भी टिकटों की तकसीम का मामला है और खासतौर पे जो बाप पार्टी से टूटकर लोग आए हैं और मुस्लिम लीग का हिस्सा बने, और बाप पार्टी वहां पर जो है वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनके कुछ मामलात में ज्यादा बेहतर तरीके से वो बार्गेन कर सके, लेकिन उसके मुकाबले में सरदार अख्तर मैंगल भी वहां पे नाराज हैं, बजंजो साहब भी वहां पे नाराज हैं और बहुत से लोग नाराज हैं जिन्होंने बुरे वक्तों में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया था। तो बलूचिस्तान में भी उनको टिकटों की तकसीम के हवाले से काफी मसाइल का सामना है। ठीक है सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।